नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइंड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संधि जो हमारा बिंदु था वो काफी लंबे समय तक चला और आज हम नए बिंदु की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और संधि को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, अध्ययन उसका कर लिया था। उसके बारे जो अभ्यास है और उदाहरण उनको आप अच्छे से करेंगे, तभी संधि का क्या होगा, पूर्णतया हल हो पाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप नियम पढ़कर संधि याद कर लोगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा क्या करना है, उदाहरण हल करने। ठीक है, तो आज जो हमारा नया बिंदु है वो है समास। समास, ठीक है। समास की बात करते हैं तो संधि जो हमने पढ़ी थी, संधि में क्या हो रहा था, दो वर्णों का मेल हो रहा था। दो वर्णों का मेल हो रहा था, वो तो क्या थी, संधि। और जहां दो पदों का मेल, मेल या योग बोल सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, अंतर इतना ही है कि यहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है। वर्ण मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। ठीक है, योग किसके साथ होता है, उत्तर पद के प्रथम वर्ण के साथ। ठीक है, और समास में क्या होता है, दो पद होते हैं, एक ये संपूर्ण पद है, इसका योग किसके साथ होगा, द्वितीय पद या उत्तर पद के साथ। अब समास में क्या होता है, इस प्रकार से अगर कोई शब्द दो पदों का योग होता हो तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यहां पे समास में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, संधि में क्या होता है, संधि में विकार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, संधि में तो पढ़ लिया था हमने कि संधि में क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से कोई ना कोई परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समास में क्या है कि कोई योग होने से कोई परिवर्तन कुछ नहीं होगा। ठीक है, केवल अवयवों को हटाया जाएगा और अवयवों को पुनः लिखा जाएगा। अवयव का मतलब क्या होता है, अवयव जैसे कारक चिन्ह बोल सकते हैं, विभक्ति बोल सकते हैं, योजक बोल सकते हैं। योजक का मतलब है कि जोड़ना। ठीक है, यह है थोड़ी सी आपकी समास और संधि के बारे में जो विभेद है, पर जो विभिन्न विभाजन है, ठीक है, उसकी बात, यानी भिन्नता क्या है, भिन्नता की बात करते हैं। तो बता दिया मैंने संधि और समास में भिन्नता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन केवल और केवल किसकी, समास की। समास जो है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा क्या है और समास के भेद कितने हैं, इसकी बात करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले समास शब्द का जो निर्माण हुआ है वो किन शब्दों से या किन पदों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो समास किससे मिलकर बना है, समयोग आस। ठीक है, इन दो पदों से मिलकर बना है। अब देखिए पदों का मतलब क्या है, ये तो क्या है, प्रथम पद यहां पे लिखते हैं। ठीक है ना, प्रथम पद। ठीक है, या इसे आप बोल सकते हो पूर्व पद। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, योग चिन्ह के आगे वाले की बात करते हैं, तो इसको आप बोल सकते हो उत्तर पद। ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हो द्वितीय पद। ठीक है, योग किसके साथ हो रहा है, दो पदों के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे योग चिन्ह भी होगा। ठीक है, तो प्रथम पद और
उत्तर पद या द्वितीय पद के योग से, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या आएगा, यहां पे या तो क्या होगी, कोई योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा, या फिर कोई विभक्ति होगी, ठीक है, या कोई अवयव होंगे, या फिर क्या होंगे, योजक या फिर कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह, विभक्ति, योजक या फिर अवयव होंगे। इनको हटाना ही क्या होता है, को हटाना, ठीक है, इनको हटाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यानी योग चिन्ह के बीच में जो आएगा उसे क्या कहते हैं, जो विभक्ति, इनको जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, योग चिन्ह, ठीक है। ये आपने को अभी नहीं देखना है, हटाने को मैंने आपको इसलिए बताया है कि समास क्या होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे कि सम और आस का अर्थ क्या है। तो अर्थ की बात करते हैं तो सम का जो अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है पास में, या आप बोल सकते हो निकट, ठीक है, पास या निकट या नजदीक बोल सकते हो, ठीक है। और समीप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, समीप, ठीक है। और आस की बात करें, आस जो शब्द होता है उसकी बात करें तो इसका अर्थ होता है बैठना, या कह सकते हैं बैठाना, ठीक है। तो जो हमारा दो पद निकल के आए हैं, समास शब्द का अपन ने क्या किया है, एक बार विग्रह यानी विच्छेद संधि की तरह विच्छेद किया ना, लेकिन अगर समास की बात करते हैं तो समास में क्या होता है, विच्छेद नहीं होता है, समास में होता है विग्रह, ठीक है, या व्यास बोल सकते हैं अपन। समास का जो विलोम होता है वो क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें अपन कि यहां पे क्या हो रहा है, सम धन आस दो पद हैं, इनके योग से कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, जैसे सम धन एक तो आस हो गया, ठीक है, एक सम धन कृत हो गया, ठीक है। ये दो शब्द अपने पास, ये दो, इनको आप योग चिन्ह योग करके देखिए इनका, इसमें क्या हो रहा है, सम में म में क्या आ रहा है, आ योग हो रहा है, तो शब्द क्या बन रहा है, समास, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं सम धन कृत, अगर संधि की बात की जाए तो संधि में क्या होता है, सम उपसर्ग के साथ कृत धातु से, कृ धातु से बने हुए अगर कोई शब्द आता है तो क्या होगा, मैं किसमें, श में, कौन से में, दंत्य श में परिवर्तित हो जाता है, तो यह शब्द क्या बनता है, संस्कृत। अब देखिए यहां पे कोई परिवर्तन हुआ, कोई विकार पैदा हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, केवल और केवल इस प्रकार की स्थिति में क्या हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग का मतलब होता है जहां पे कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, जैसे का जैसा है उसे जोड़ के लिख दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पान धन वाला, ठीक है, पान योग वाला, पान वाला, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, संयोग हो रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसी प्रकार समास शब्द में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल और केवल संयोग हो रहा है, और संयोग होने से यह शब्द क्या है, संधि में नहीं गिना जाता, ठीक है। अब जैसे सम और कृत की बात करते हैं तो संधि के नियमानुसार क्या होता है, हलंत मैं, सम उपसर्ग या हलंत मैं के बाद कृ धातु, ठीक है, कृ धातु से बने हुआ कोई शब्द आए तो मैं, हलंत मैं किस में परिवर्तित हो जाता है, दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। ये नियम लगा था ना। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, मैं का श बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, और विकार उत्पन्न होने के कारण यहां पे संधि हुई, ठीक है। तो ये तो है संधि का उदाहरण, ये तो है संधि का उदाहरण, ठीक है, और ये किसका है, समास का उदाहरण। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया हो गया कि संधि और समास में अंतर क्या है। अब देखिए अर्थ मैंने बता दिया है, तो आप
शब्दावली में लिख सकते हो, शब्दों में से अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहां समधन आस का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, ठीक है ना, का संयोग हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि सम क्या है और आस क्या है, यानी सम क्या है आस क्या है। तो सम तो हमारा क्या हो गया, अरे सम, दूर, निर, निस, ये क्या होते हैं, दुस, ये उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, उपसर्ग, ठीक है। सम तो क्या हो गया, उपसर्ग। और आस की बात करें तो आस क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द। जैसे आप बात करते हैं क्या, अगर आपको बोल दे कि हवन के लिए सामग्री लेके आओ, या फिर बोल सकते हैं कि हवन सामग्री लेके आओ, ठीक है। तो हवन सामग्री की बात करते हैं तो शब्द क्या है, हवन सामग्री, ठीक है, हवन सामग्री ये शब्द है। अब इस शब्द की बात करते हैं तो हवन के लिए सामग्री, ठीक है, ये क्या है। अब देखिए अगर इस शब्द की बात करें अपन हवन सामग्री, तो हवन सामग्री इसका तो मतलब क्या हो गया कि ये तो क्या है, सामासिक पद, ठीक है ना। तो ये तो है सामासिक पद, और ये क्या है, व्यास बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो, विग्रह बोल सकते हो, ठीक है। यानी समास विग्रह है, या तो समास विग्रह बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्या, व्यास। क्यों बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो कि यहां पे जो लगा हुआ है के लिए, वो क्या है, या तो योजक है, योजक का मतलब जोड़ने वाला, ठीक है, या फिर क्या है, अवयवी हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, विभक्ति, ठीक है, या के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, ठीक है, संबंध का के की में, ठीक है, ये क्या होते हैं, कारक चिन्ह। तो यह क्या हो सकता है, कारक चिन्ह, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, ये तो जो जोड़ के लिख दिया जाता है जिसके बीच में कोई अव्यय, कोई योजक चिन्ह, कोई विभक्ति या फिर कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, समास। अब देखिए इसके विग्रह की बात करते हैं, जैसे हवन योग सामग्री, ठीक है। अब इसको योग करते हैं तो है जैसे का जैसा शब्द लिखा जाएगा, हवन सामग्री, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विकार पैदा नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक सामासिक शब्द है, ठीक है, सामासिक पद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब सीधी सीधी बात यही है कि इन दोनों का अगर अर्थ ले लिया अपन ने कि सम का अर्थ क्या होता है, पास में या निकट या समीप, ठीक है, और आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। तो अब इसके अर्थ की बात करते हैं, संपूर्ण जो शब्द है समास, इसके अर्थ की बात करते हैं, संपूर्ण शब्द जो बात करते हैं, तो इसका यहां पे आप क्या लिखेंगे कि समग्र, समग्र अर्थ है। समग्र अर्थ का मतलब क्या होता है, यानी संपूर्ण अर्थ, ठीक है। इसका मुख्य अर्थ क्या निकलता है, किसका, समास शब्द का, ठीक है। समास शब्द की अगर मुख्य या अर्थ की बात करते हैं, समग्र या पूर्ण अर्थ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ होता है पास बैठना या पास बैठाना। देखिए कैसे हुआ, यानी समग्र अर्थ का बात मतलब यह है, इन दोनों को अगर अपन क्या करते हैं, योग कर देते हैं, योग कर देते हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो सम का अर्थ तो हमने लिया था पास या निकट या समीप, ठीक है, इसमें से कोई सा एक ले सकते हैं, तो पास में ले लिया अपन ने। और आस का अर्थ होता है बैठना, इन दोनों का योग कर दिया तो क्या हो गया, पास बैठना या पास बैठाना, ठीक है। ये तो हो गया समग्र अर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, तो शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है कि इसका निचोड़, ठीक है, क्या है,
इसका निचोड़ यानी अपन एक शब्द में इसको कहें तो क्या कह सकते हैं, यानी ये तो हो गया इसका विस्तृत थोड़ा सा पूर्ण रूप, ठीक है। अब अपने को बात करनी है शाब्दिक अर्थ यानी शब्दों के अर्थ की बात करनी है। तो शब्दों के अर्थ का मतलब ये हुआ कि इसका छोटा सा छोटा अर्थ क्या निकलता है। तो छोटे से छोटा अर्थ होता है क्या कि या तो संक्षेपण बोल सकते हो आप, संक्षेपण यानी संक्षेपण, या इसको बोल सकते हो आप क्या, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि छोटा रूप, छोटा रूप। अब संक्षेपण और संक्षिप्तीकरण क्या हुआ कि हमने क्या लिखा था, समास में हमने जो हवन सामग्री नाम लिखा था, एक तो हवन सामग्री या हवन के लिए सामग्री, ठीक है। अब इसको आप संक्षिप्त में करना चाहते हो तो क्या करोगे, जो बीच में जो योजक है या अव्यय है इसको क्या कर देंगे, विभक्ति को या योजक चिन्ह बोल सकते हैं आप, ठीक है, या कारक चिन्ह बोल सकते हैं, इनको क्या कर देंगे, हटाना, ठीक है, इनको हटाना। इनको हटाने से क्या बनेगा शब्द, हवन सामग्री। तो ये क्या हो गया, संक्षिप्त या संक्षेपण। इसका क्या हो गया, संक्षेपण हो गया या छोटा रूप हवन सामग्री आ गया। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्या, सामासिक, सामासिक पद बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो क्या, समग्र, ये ठीक है, समग्र बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो मतलब एक सामासिक पद हो गया, या संयुक्त बोल सकते हो, ठीक है ना। संयुक्त मतलब एक लिख के, ठीक है ना, एक साथ जोड़ के लिख दिया जाता है, उसे क्या बोल सकते हैं, संयुक्त पद बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये तो है आपके समास के सबसे पहले अपन इसके अर्थों की बात करते हैं। सम क्या है, उपसर्ग है, आस क्या है, मूल शब्द है इसमें, ठीक है। और जो बीच में जो अवयव आते हैं उनको क्या कह सकते हैं, कारक चिन्ह कह सकते हैं, योजक कह सकते हैं, अवयव बोल सकते हो, कारक चिन्ह बोल सकते हो, ठीक है। और सम का अर्थ क्या होता है, पास में या निकट, ठीक है। आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना। और सम का क्या हो रहा है, यहाँ पे संधि ना होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। और संयोग वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, समास में आते हैं, ठीक है। और जिसमें संधि होती है वो किस में चले जाते हैं, संधि टॉपिक में चले जाते हैं। अब जैसे समग्र अर्थ की बात करते हैं, समग्र यानी पास बैठना या बैठाना, ठीक है। शाब्दिक अर्थ की हमने बात कर ली क्या, संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। अब इससे आगे की बात करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं तो समास का जो विलोम है क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो समास शब्द का विलोम क्या है, समास शब्द का विलोम, ठीक है। अब विलोम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, समास का विग्रह कर सकते हैं अपन, या तो विग्रह आता है, ठीक है, विग्रह आता है। विग्रह का मतलब अलग करना होता है, ठीक है, ठीक है बात। तो लेकिन विग्रह क्या होगा, विग्रह संक्षिप्त रूप नहीं है, विस्तृत रूप है। लेकिन अगर समास के एक विलोम शब्द की एक विशेषता क्या होती है पता है, कि तत्सम अगर शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा, तत्सम शब्द ही होगा। और तद्भव शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जब समास है तो समास का अपन विग्रह नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे संधि का क्या लिखते हो, विच्छेद लिखते हो, ठीक है। उसी प्रकार समास का क्या होता है, व्यास होता है। व्यास मतलब विस्तृत रूप, ठीक है। व्यास का मतलब होता है विस्तृत, ठीक है, या फैला हुआ, ठीक है ना। व्यास का अर्थ होता है विस्तृत या फैला हुआ, ठीक है। तो समास शब्द का विलोम क्या होगा, व्यास होगा। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। विलोम शब्द में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये जो अपने टॉपिक अगर पढ़ ही रहे हैं तो साथ साथ में इसको भी अपन क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो समास का विलोम पूछे तो उत्तर क्या आना चाहिए, विग्रह कभी नहीं आना चाहिए, सीधा और सीधा उत्तर क्या आना चाहिए, व्यास ही आना चाहिए। एकदम 100% राइट यही होगा, ठीक है।
अगर आपके दोनों ऑप्शन में दिए हो व्यास और विग्रह, तो भी आपको किसको सबसे पहले टिक करना है? सबसे पहले टिक करना है व्यास को, ठीक है। अगर व्यास नहीं हो उसके बाद विग्रह दिया हो तो आप विग्रह कर सकते हैं, लेकिन व्यास अगर दिया हुआ ऑप्शन में तो सबसे पहले व्यास ही होगा। पूरे ऑप्शन को, प्रश्न में दिए हुए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अपने को क्या करना है? आंसर टिक करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे जब बात करते हैं तो प्रथम पद, प्रथम पद का योग किससे होता है? उत्तर पद या द्वितीय पद। इतना तो आप समझ रहे हो क्योंकि संधि में मैंने पदों की बात की थी। अब जो इसके बीच में जो योग चिन्ह आ रहा है, ये योग चिन्ह क्या है? बात कर ली थी अपन ने। या तो ये क्या है? योजक चिन्ह, ठीक है, योजक है। या फिर ये क्या है? विभक्ति, ठीक है। या फिर ये क्या है? अवयव भी हो सकता है। अवयव का मतलब जोड़ने वाला, या बीच में जो अन्य इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वो। या फिर अपन बात करें तो क्या होता है कि कारक चिन्ह। अरे कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इस योग चिन्ह के बीच में कहने का मतलब, मेरा संधि करने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है यहाँ पे संयोग हो रहा है और संयोग के बीच में जो शब्द आ रहे हैं, वर्ण आ रहे, शब्द आ रहे हैं, वो क्या होते हैं? या तो योजक या विभक्ति का दायित्व निभाते हैं, या फिर अव्यय या कारक चिन्ह के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं। या इसको आप बोल सकते हो क्या? परसर्ग भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रसर्ग। एक तो होता है उपसर्ग, एक होता है परसर्ग, ठीक है ना। उपसर्ग तो क्या लगता है? पहले लगता है। परसर्ग क्या लगते हैं? किसी वाक्य के बीच में लगते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण मैंने समझा दिया आपको, ठीक है ना। हवन के लिए सामग्री और हवन सामग्री, ठीक है। हवन के लिए जो सामग्री है वो क्या है? विग्रह है, ठीक है। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या है? हवन के लिए सामग्री। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका सामासिक पद क्या होगा, तो सामासिक पद क्या होगा? सामासिक पद होगा तो इस योग चिन्ह को क्या करना है? हटाना है, हटाना, ठीक है। अब हटा देंगे तो ये तो क्या है? विग्रह रूप या विग्रह पद बोल सकते हो आप, ठीक है। अब इसको हटा के अगर अपन नीचे लिख दें क्या? हवन सामग्री, तो ये इसका क्या होगा? सामासिक पद। सामासिक पद, ये ध्यान में रखना है। अगर आंसर क्वेश्चन दिया हो कि हवन के लिए सामग्री के विग्रह पद का सामासिक पद लिखिए, तो क्या होगा? सीधा सीधा इसको अवयव को हटाना है, या योजक चिन्ह, आप कारक चिन्ह ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सभी है ना, ये है, इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हटा देंगे तो फिर क्या होगा? इसको हटाने के बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा? योग चिन्ह आ जाएगा। योग चिन्ह आते ही फिर इसको क्या करेंगे? योग करेंगे, तो हवन का हवन आ गया, सामग्री को सामग्री लिख दिया। तो इसमें कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए ये क्या कहलाया? सामासिक पद कहलाया। अब बात करते हैं आगे। देखिए विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह भी आप समझ लीजिए यहीं पे। अगर किसी अवयव को हटाना तो क्या कहलाता है? सामासिक, ठीक है ना। समास बनाना, समास पद बनाना, ठीक है। और अगर सामासिक पद में पुनः अवयव लिख दिया जाए, यानी यहां पे लिख सकते हो आप नॉट सामासिक पद में पुनः अवयव योजक या विभक्ति कारक चिन्ह या फिर परसर्ग को हटाना को लिख देना,
सॉरी, को लिख देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ठीक है, को लिख देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ये तो है अपना विग्रह। अब संधि में क्या करे थे? संधि में अगर अपन अलग अलग लिख रहे थे तो विच्छेद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे किसकी? समास की परिभाषा की। अब परिभाषा की अगर बात करें तो सीधा सा है, अपन ने इतनी देर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, तो वहां से ही अपनी परिभाषा निकल के आ जाती है कि क्या, कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक, दो पदों के मध्य प्रयुक्त कारक, विभक्ति, प्रसर्ग या योजक, या अपन कारक चिन्हों की बात करें तो उनको क्या कर सकते हैं? हटा दिया जाए। हटाकर जो दो पद हैं, प्रथम और उत्तर पद, यानी पहला और अंतिम, उसको क्या करते हैं? एक जगह लिखने से जोड़कर या योग करके लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? या उनका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा आगे आप लिखिए। समास की परिभाषा, अर्थ तो अपन ने समझ लिया, अब अपन इसको क्या कर देंगे? शब्दों में एक परिभाषा के रूप में रूप दे देंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त अवयव या योजक। योजक का मतलब क्या है? योजक का मतलब है जोड़ना, जोड़ने वाले। ठीक है ना। अवयव का मतलब भी यही वही है। अवयव का मतलब जैसे क्या है? बदले नहीं जाए, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, जो हमेशा है जैसे ही रहते हैं, चाहे वो एक वचन में प्रयुक्त हो जाए चाहे बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए। ठीक है, वो है जैसे ही रहते हैं। अवयव, योजक, विभक्ति बोल सकते हैं आप, विभक्ति। आगे बात करें तो क्या? विभक्ति के बाद आप लिख सकते हो कारक चिन्ह। दो पदों के मध्य प्रयुक्त अवयव, योजक, विभक्ति या कारक चिन्ह, या लिख सकते हो आप क्या? प्रसर्ग हो, प्रयुक्त हो। ठीक है ना, इनको क्या करना है? हटाना है। तो को हटाकर क्या करना है? अरे नए पद की रचना करनी है। ठीक है ना, हटाकर क्या करना है? नया पद, ठीक है ना, आसपास में लिख कर एक नया रूप बना देना। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उन्हें पास ऐसा लिख सकते हो, पास लिख देना। ठीक है, पास लिख देना, या आप क्या लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हो? नया रूप। ठीक है ना, अर्थात नया संक्षिप्त रूप बना देना। ठीक है ना, संक्षिप्त रूप बना देना क्या कहलाता है? या पद बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये ध्यान रखना। अगर इस प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। इसकी बात करें तो विग्रह की बात करें, विग्रह रूप है एक, इधर कौन सा है? सामासिक रूप है। ठीक है, सामासिक पद हो गया। अब देखिए, जैसे
हवन के लिए सामग्री, ये तो क्या है, विग्रह। ठीक है, अगर इसके सामासिक पद की बात करें तो क्या कहलाएगा, हवन सामग्री। ये आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया है, पूरे उदाहरण सहित बता दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, परिभाषा लिखनी है। इधर विग्रह, विग्रह कौन सा है, हवन के लिए सामग्री, और सामासिक पद क्या हो गया, इन कारक चिन्हों को हटा दिया गया है, यानी ठीक है, कारक चिन्ह को हटा दिया। ठीक है, कारक चिन्ह को हटा के आगे क्या लिख दिया, हवन सामग्री, यानी इन दोनों, इनको हटा के इन दोनों को क्या कर दिया, पास पास में लिख दिया। ठीक है, पास पास में लिख दिया। ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर दिया, पास पास में लिख दिया, इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बीच वाले जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हटाकर इन दोनों को क्या करना है, पास पास में लिख देना है, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब देखिए, बात करते हैं समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया जो पद होता है वो क्या कहलाता है, समास पद। यहाँ पे आप एक नई परिभाषा भी, एक परिभाषा क्या है, छोटा सा आप नोट डाल के लिख लीजिए, विशेष है क्या, कि समास प्रक्रिया द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया नया पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, ये है बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, आगे विग्रह की। ठीक है, ये क्या है, समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया नया पद समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। यह आपका विशेष है, इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं समास विग्रह की बात, थोड़ी सी बात करते हैं समास विग्रह, फिर बात करेंगे अपन समास के भेदों की बात। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी विग्रह की बात ऐसे है कि इसका विलोम है, इसलिए इसकी बात कर लेते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह आप छोटे से रूप में लिख सकते हो सीधे से, क्या समास विग्रह, इसके बारे में आप अगर शब्दों में लिखना चाहें तो शब्दों में क्या लिख सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद में लुप्त कारक विभक्ति अवयव, यहां पे क्या लिखना है कि समस्त पद या सामासिक पद। अब समस्त पद या सामासिक पद को तो आप समझ रहे हैं, समस्त पद क्या होता है और सामासिक पद क्या होते हैं। पद में लुप्त, या आप ऐसे लिख सकते हो हटाए गए, ठीक है ना, लुप्त कारक चिन्ह ऑब्लिक, या अथवा बोल सकते हो, ठीक है ना, कारक चिन्ह अवयवों या विभक्तियों, ठीक है, या बोल सकते हो योजकों को क्या कर देना, को पुनः लिख देना, क्या कहलाता है, पुनः लिख देना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है ना, समास विग्रह कहलाता है। यह है समास विग्रह की छोटी सी एक परिभाषा। ठीक है, अब समास विग्रह समझ गए क्या है। समास सामासिक पद तो क्या हो गया, एक ही शब्द से अभी आपको समझना है क्या, सामासिक पद तो क्या है, जैसे मान लो दे दिया आपको क्या, हवन सामग्री। ठीक है, इसी को समझना, आगे अपन बहुत सारे उदाहरण लेके बात करेंगे। अब इसके विग्रह की बात करते हैं, तो जो विग्रह, समास विग्रह की बात करते हैं, तो विग्रह की बात करते हैं तो क्या करना है, इसमें से क्या हटाया गया, योजक और विभक्तियां और जो कारक चिन्ह है, ठीक है ना, अवयव वगैरह हटाए गए, उनको क्या कर देना है, पुनः लिख देना है। पुनः लिखेंगे तो क्या होगा, हवन
के लिए सामग्री, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हो हवन में काम आने वाली सामग्री, ठीक है ना। तो में काम आने वाली सामग्री, तो आने वाली में काम आने वाली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका विग्रह रूप। तो अब बात करेंगे अपन समास के भेदों के बारे में, ठीक है। तो समास के जो भेद की बात करेंगे उससे पहले अपन समास के विग्रह की बात कर सकते हैं। तो समास के विग्रह का अगर आपको पूछा जाए, छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, समास के विग्रह का जो भेद पूछे जाते हैं। तो समास के विग्रह के भेद कितने हैं, 2 भेद है। 2 भेद कौन कौन से हैं वो बात कर लीजिए आप। छोटा सा ये बिंदु है, समास विग्रह के भेद, ठीक है। ये आप ज्यादा जरूरी आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लेना। कितने होते हैं, 2। पहला कौन सा होता है, एक तो लौकिक, लौकिक समास विग्रह, एक होता है अलौकिक, अलौकिक समास विग्रह। अपन इसके बारे में पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, ये 2 रूप ध्यान में रखना है। या आप लौकिक को क्या लिख सकते हो, नित्य समास विग्रह, ठीक है, नित्य समास विग्रह। या आप इसको अलौकिक को क्या लिख सकते हो, अनित्य समास विग्रह। तो ये हमारे समास के जो सामान्य परिचय की बात हमने आज कर ली है, और समास के जो आगे के जो हमारे भेद है उसके बारे में आगे क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।